हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो भौतिकी के ऊपर है, यानी फिजिक्स के ऊपर है। ये फिजिक्स का 10वां क्लास है, जिसमें आज हम फिजिक्स के एक बेहतरीन टॉपिक ऊष्मा एवं ताप के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस, आबकारी आरक्षक, सीजीपीएससी, व्यापम, सीजी टेट, एसएससी, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि फिजिक्स का इन सभी एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें से ऊष्मा एवं ताप भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा बेहतरीन क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस दिखा दूं तो इसमें आप देख पाएंगे, ठीक है, ये प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस है। इसमें भाग 1 में आपको सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, भाग 2 में आपको सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान की मैं बात करूं तो आप यहां देख पाएंगे 5 पॉइंट जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है ऊष्मा एवं ताप। ये आपके सिलेबस में दिया गया है, प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर इसके अतिरिक्त मैं और बात करूं तो हमने कार्य तथा ऊर्जा कंप्लीट कर रखा है, प्रकाश हमने कंप्लीट किया है, ध्वनि तरंग ये हम देखेंगे आगे की वीडियो में, बल एवं गति हमने डिस्कस कर रखा है, गुरुत्वाकर्षण भी हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीकरण केंद्र, द्रव्यमान एवं भार, ये सभी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। आज की वीडियो में हम ऊष्मा एवं ताप देखेंगे, जिसके अंतर्गत ऊष्मा का संचरण एवं प्रभाव, ऊष्मा विभिन्न माध्यमों में, ठीक है, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं अगर और बात करूं तो हमारा फिजिक्स में एक टॉपिक और बचेगा, विद्युत, ठीक है, हमारा बचेगा विद्युत, जिसमें विद्युत धारा एवं परिपथ, ठीक है, ये सभी चीजें हमें देखनी है। फिर हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ध्वनि और विद्युत ये दोनों टॉपिक जो है वो बचा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद मैं बात करूं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार जो हमने डिस्कस कर रखा है, रासायनिक आवंटन हमने डिस्कस किया है, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो हमने डिस्कस कर रखा है, रासायनिक आबंधन एवं रासायनिक सूत्र, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है। इसके अतिरिक्त आवर्त सारणी ये हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद हमने परमाणु संरचना डिस्कस कर रखा है, अम्ल एवं क्षार हमने 3 क्लास में अम्ल एवं क्षार को डिस्कस किया है, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म देखे हैं अम्ल एवं क्षार का, पीएच वैल्यू के बारे में भी हमने डिस्कस कर रखा है। उसके बाद हमारा बचेगा केमिस्ट्री में बचेगा रासायनिक पदार्थों का दैनिक जीवन में उपयोग बचेगा। उसके बाद हाइड्रोकार्बन बचेगा और धातु एवं अधातु, ये 3 टॉपिक हमारे केमिस्ट्री में बचेंगे, 2 टॉपिक फिजिक्स में बचेंगे। उसके बाद मैं बात करूं बायोलॉजी का टॉपिक, तो बायोलॉजी में हमने जैव विविधता एवं वर्गीकरण ये डिस्कस कर रखा है, ठीक है। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका हमने डिस्कस कर रखा है, बहुकोशिका हमने डिस्कस किया है, संरचना ऊतक के बारे में भी हमने डिस्कस कर रखा है। जैविक क्रियाएं हमारा टॉपिक बचा है, जिसके अंतर्गत पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये 4 टॉपिक बचे हैं। इसके अतिरिक्त प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन ये हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो इतने जो टॉपिक्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत। लगभग हमारा पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है साइंस का, ठीक है। 2 टॉपिक हमारे फिजिक्स में बचे हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। फिजिक्स का हमारा 2 टॉपिक जो बचा है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री के 3 टॉपिक और बायोलॉजी का हमारा पोषण, परिवहन, उत्सर्जन बचा है और अनुवांशिकी बचा है, फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ सामान्य अध्ययन की, तो सामान्य अध्ययन में भी हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रखा है, जैसे भारत की भौतिक स्थिति, भारत का भूगोल हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में डिस्कस किया है। जनगणना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमने डिस्कस किया है। इसमें हमने 2001 के डाटा, 2011 के डाटा और 2025 के डाटा को भी इंक्लूड किया है। तो ये जो जनगणना वाला टॉपिक है, जो जनगणना वाला वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ये सभी वीडियो तो जा करके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सभी वीडियो का, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां से जाकर के आप सारी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। अगर मैं बात करूं प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप सीजीपीएससी ले लें या व्यापम के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ पुलिस का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रशासनिक ढांचा हमने कंप्लीट कर रखा है।
हमारा सामान्य अध्ययन भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमें जलवायु देखना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का इतिहास देखना है, और बचेगा हमारा उद्योग एवं ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, और ये करंट अफेयर्स तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने टॉपिक हमारे बचे हैं, बाकी लगभग हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रखा है। तो आज हम बढ़ते हैं हमारे ऊष्मा एवं ताप से रिलेटेड क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये फिजिक्स का क्लास है, ठीक है, ऊष्मा एवं ताप जिसके बारे में हम डिस्कस कर रखे हैं। आपको व्यापम क्या करता है, अब कूट वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो कूट वाले प्रश्नों का ये संग्रह है। जैसे आप पहले ही प्रश्न में देख पा रहे हैं, कूट वाले प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। ऊष्मा के विषय में सत्य कथन की चयन करना है हमें। पहला कथन दिया गया है, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा दिया गया है, ऊष्मा विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार है। तीसरा दिया गया है, ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित होती है। चौथा दिया गया है, द्रवों में ऊष्मा संचालन द्वारा प्रवाहित होती है। तो इसमें से कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। कूट के द्वारा सही आंसर का चयन करना है, जो कि व्यापम का ट्रेंड है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है, साथ ही व्यापम जो ट्रेंड कर रहा है अभी, जिस टाइप की क्वेश्चन लेकर के आ रहा है, सुमेलित करना, कूट वाले प्रश्न या क्रम में व्यवस्थित करना, उस प्रश्नों का ये संग्रह है। इस वीडियो में आपको वैसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा पहला कथन, ठीक है। ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, और ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित होती है। ये दोनों जो पॉइंट है वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप भी अपना आंसर कमेंट करते जाएंगे, जिससे आपको भी सारी चीजें याद हो, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखना, कुछ कुछ चीजें मैं नोट कराऊंगा, वो सभी चीजें आपको नोट करनी है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, या फिर जितनी चीजें मैं यहाँ पे नोट कराऊंगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है। सामान्य मनुष्य का तापमान ये आपको बताना है। सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है, अगर एग्जैक्ट बात करें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सेल्सियस में हुआ, अब आपको फ़ारेनहाइट में बताना है, ठीक है, केल्विन में बताना है कि मनुष्य का तापमान कितना होता है, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। ये सभी चीज़ें आपको कमेंट करनी है। मैंने सेल्सियस में बताया 37 डिग्री सेल्सियस होता है, एग्जैक्ट बात करें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी करेक्ट है। फ़ारेनहाइट और केल्विन में आपको बताना है, क्योंकि ये सभी पूछा जा सकता है कूट में, इसमें सभी की वैल्यू दी होगी, आपको कौन सा करेक्ट है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन सभी जो दो चीज़ मैंने आपको बताई, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इनका आपको कमेंट में आंसर बताना है कि क्या होगा सामान्य मनुष्य का तापमान फ़ारेनहाइट में और केल्विन में, ठीक है। सेल्सियस में आपको पता चल गया 36.9 डिग्री सेल्सियस, ये एग्जैक्ट है, 37 लेते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, फिर से आपको कूट वाले प्रश्न देखने को मिलेगा। मैंने जैसे ही आपको पहले ही बताया कि कूट वाले प्रश्नों का ये संग्रह है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कथन हमें पूछा जा रहा है कि लकड़ी के भूसे में लिपटी बर्फ शीघ्र नहीं पिघलती, कारण उसका दिया गया है, लकड़ी का भूसा कुचालक होने से ताप संवहन को रोकता है। कौन सा कथन सही है, क्या कारण उसका सही व्याख्या करता है, आपको करेक्ट आंसर क्या है वो आपको बताना है। चूंकि कथन में क्या दिया गया है, लकड़ी के भूसे में लिपटी बर्फ शीघ्र नहीं पिघलती, ये एकदम करेक्ट है। कारण में क्या दिया गया है, लकड़ी का भूसा कुचालक होने से ताप संवहन को रोकता है, ये भी पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कथन कारण दोनों सही हैं, तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मोटर कार रेडिएटर का शीतलन उपक्रम सिद्धांत पर आधारित है। मोटर कार रेडिएटर का शीतलन उपक्रम सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये संवहन के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है, ऊष्मा का उत्तम संचालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा संचालक कौन सा है। ऊष्मा का सबसे अच्छा संचालक जो है वो सिल्वर होता है, चांदी होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्रायोजेनिक ताप से आशय है वह ताप जो खाली स्थान हो, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है। क्रायोजेनिक ताप से आशय है वह ताप जो कितना हो, -150 डिग्री सेल्सियस से कम हो, ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस से कम हो, उसे बोलते हैं
क्रायोजेनिक ताप। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि जो 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। क्या है इसका कारण? इसका करेक्ट कारण हो जाएगा उष्मा द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पायरोमीटर निम्न के मापने में प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। ठीक है, पायरोमीटर क्या करता है? उच्च तापमान को मापता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं बात करूं पायरोमीटर कितने डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापा जाता है, तो उच्च तापमान मापता है, ये तो आपको पता चल गया। पायरोमीटर का उपयोग 3000, ठीक है, कितना 3000 डिग्री सेल्सियस तक की अतिरिक्त लाल धातुओं के द्रव को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। कितना किस लिए करेक्ट हुआ ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान से कम होकर तापमान 9 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तापमान पूछा यहाँ पे 9 डिग्री, ठीक है, 9 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 3 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि उसका तापमान 9 डिग्री से कम होकर 3 डिग्री हो जाए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आयतन पहले क्या होगा? घटेगा, उसके बाद में ये बढ़ेगा। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। किसे स्थिर बनाए रखने का एक साधन है? ताप स्थायी खालिस्तान स्थिर बनाए रखने का साधन है। तो ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का साधन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टेम्परेचर, यानी कि ताप स्थिर बनाए रखने का एक साधन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर किसे कहा जाता है? तो पायरोमीटर किसे कहा जाता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करेंगे। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? उच्च तापमान को मापते हैं। पायरोमीटर किसे कहा जाता है? विकिरण तापमापी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में यह है कि यह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है, तो उसे क्या कहेंगे? यह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस हेतु उपयुक्त हो वह है, तो वह क्या होगा? तो वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, लेकिन यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? शरीर क्या है? डूब जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण होता है? जैसे आप किसी ठंडे इलाके में जाएंगे तो आपको समुद्र का जो ऊपरी सतह है वो आपको क्या मिलेगा? बर्फ के रूप में मिलेगा, लेकिन समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं, मछलियाँ जो होती हैं, जीव जंतु जो होते हैं वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर जो ऊपरी लेयर है ये तो बर्फ में रहेगा, लेकिन अंदर का जो लेयर है वो द्रव अवस्था में रहता है, यानी कि पानी की अवस्था में ही रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। लेकिन ऊपर का जो है वो ठोस अवस्था यानी कि बर्फ की अवस्था में आ जाता है, लेकिन नीचे जो है वो द्रव अवस्था में रहता है। इसका कारण क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है जल की सघनता। ठीक है, यही कारण है कि ऊपर का जो बर्फ है वो बर्फ बन जाता है, नीचे का जो जल है वो
सॉरी ऊपर का जो पानी है वो बर्फ बन जाता है, नीचे का जो पानी है वो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, इसी कारण जो समुद्र के निचले तल जो द्रव अवस्था में रहते हैं जिसमें जीव जंतु जीवित रहते हैं, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि समुद्र ठंड की ऐसा पूछा जाएगा कि ठंडे इलाकों में समुद्र का जल ऊपर बर्फ बन जाता है लेकिन जो नीचे का लेयर है वो द्रव अवस्था में रहता है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यही है कि जल की जो सघनता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है शीतकाल, यही क्वेश्चन जैसे इसमें देखिए आप, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जो है वो जीवित रहते हैं। क्या पूछा जा रहा है? जैसे मैंने अभी एग्जांपल के जरिए आपको बताया कि किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे शीतकाल यानी कि ठंड के दिनों में जब झील या फिर ठंडी इलाकों में झील की ऊपरी सतह यानी समुद्र या फिर कोई भी पानी की सतह जो है वो ऊपरी सतह वो बर्फ में बदल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जलीय जंतु हैं वो जीवित रहते हैं। इसका कारण क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया कि पानी का घनत्व क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह से नीचे पानी रहता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। ठीक है, हमारे प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे आपके लिए, तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, साथ ही कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो आपके लिए यूजफुल है या नहीं, ये अभी आप कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं वो लाइक भी नहीं करते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे खलता है, क्योंकि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए ही कर रहा हूँ। तो आपके लाइक करने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेट मिलती है, मुझे और बेहतर करने के लिए प्रेरणा मिलती है, तो मैं और बेहतर करता हूं। तो वीडियो को लाइक कर लेना, प्यारा सा कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लग रहा है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? ताप के किस पैमाने में निम्न में से कौन जो है उसमें ऋणात्मक मान नहीं होता? सेल्सियस में क्या ऋणात्मक मान होता है, फ़ारेनहाइट में क्या ऋणात्मक मान होता है, केल्विन में ऋणात्मक मान होता है, या र्यूमर में ऋणात्मक मान होता है? क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? ठीक है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो आपको पता होगा सेल्सियस भी माइनस में जाता है, फ़ारेनहाइट भी माइनस में जाता है, र्यूमर भी जो है वो माइनस में जाता है, लेकिन जो केल्विन है वो माइनस में नहीं होता, यानी कि ऋणात्मक मान इसका नहीं होता। इसलिए ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। आपको मैंने पूछा है कि सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है, सेल्सियस में भी बताना है, फ़ारेनहाइट में भी बताना है, केल्विन में भी बताना है आपको, और र्यूमर में भी बताना है। इन चारों चीज़ों में आपको सामान्य मनुष्य का तापमान बताना है। ठीक है, गूगल कर लीजिए अगर नहीं पता है तो, लेकिन कमेंट ज़रूर करना जिससे आपको भी चीज़ें याद हो, क्योंकि ये कूट में पूछा जा सकता है कि सेल्सियस में इतना होता है, फ़ारेनहाइट में इतना होता है, केल्विन में इतना होता है, र्यूमर में इतना होता है। तो आपको कूट में बताना होगा कि कौन कौन सा पॉइंट सही है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप इसका आंसर कमेंट करेंगे तो आपको भी चीज़ें याद होंगी। आपको चारों जो पैमाना है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, इन सभी में सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आऊँगा, उसके साथ साथ हम फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है वो भी देखेंगे। एक वीडियो में हम लगभग 2 से 3 वीडियो बनाऊँगा मैं, जिसमें सभी टॉपिक से जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो हम 1-2 वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, जिससे अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आए तो वो आपसे छूटे ना। तो मैं उसके लिए भी वीडियो लाऊंगा, तो चैनल से जुड़ जाइए। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यही पूछता है कि व्यापम क्या करता है, या तो कूट में पूछेगा, सीक्वेंस में पूछेगा, या सम्मिलित करने पूछेगा, या सम्मिलित नहीं है ये पूछ लेगा।
तो इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको सभी एग्जाम में। आप व्यापम की तैयारी करें या सीजीपीएससी की तैयारी करें, आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही अभी व्यापम का जो नोटिस जारी हुआ है वो आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको जैसे गर्ल्स जो है वो कान में बालियां वगैरह पहन के जाते हैं, वो आपको नहीं पहन के जाना है, ठीक है। जूता वगैरह पहन के नहीं जाना है, आपको चप्पल पहन के जाना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। एग्जाम जैसे स्टार्ट हो रहा है 10 बजे, तो आपका जो गेट है वो 9:45 को बंद हो जाएगा। साथ ही क्या होगा, एग्जाम जो सेंटर है वहां पे जैमर लगेगा, ठीक है। तो मोबाइल लेकर के मत जाना, मोबाइल ले जाने के से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ जैमर लग जाएगा। और अपना एडमिट कार्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सभी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड आपके पहचान पत्र के रूप में, वो वहाँ पे मांगा जाएगा। तो जितने भी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान से रखनी है। लोअर टी शर्ट पहन के जाना है, ठीक है। जूता पहन के नहीं जाना है, चप्पल पहन के जाना है। जितने भी आप पहने होंगे, जैसे बालियाँ हो गई, और बॉयज़ जो हैं वो कड़ा वगैरह पहनते हैं हाथ में, वो सभी चीज़ें आपको निकाल करके जाना है, ठीक है। घर पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपको अलाउड नहीं है ये सभी चीज़ें। आप व्यापम की जो नई नोटिस आई है, नियम कानून जो आए हैं व्यापम के द्वारा, वो आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, जो अभी नोटिस आया है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है, तो जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें सुमिलित है पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा सही सुमिलित है ये आपको बताना है। तो इसमें सुमिलित केवल और केवल ऑप्शन ए है। थर्मो रेस्टियर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, ठीक है, यही सुमिलित है। बाकी जो चीज़ें हैं वो असुमिलित हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो आप यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। ये है सेल्सियस, क्या सेल्सियस ताप से संबंधित है, किलोवाट आवर विद्युत से सम्मिलित है, या फिर आरएच गुणांक रक्त से सम्मिलित है, या फिर रिक्टर पैमाना आर्द्रता से सम्मिलित है। क्या होगा करेक्ट आंसर, सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि सेल्सियस ताप से संबंधित है, ठीक है। किलोवाट आवर विद्युत से संबंधित है, आरएच गुणांक जो है वो रक्त से संबंधित है, लेकिन रिक्टर पैमाना जो है वो आर्द्रता से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सुमिलित नहीं है तो केवल ऑप्शन डी जो है वो सुमिलित नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। फिर से सुमिलित नहीं है पूछा जा रहा है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, क्या ये सुमिलित है। तो ये बिल्कुल सम्मिलित है, ठीक है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी पॉइंट सही है, ठीक है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई है क्या, तो अभी हमने सेल्सियस किस में देखा, तापमान की इकाई, ठीक है। तो ये सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किसमें होता है, तो आप सभी को पता होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का आपेक्षिक घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है जल का अधिकतम घनत्व। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, किस पर जल का अधिकतम घनत्व होता है। सेल्सियस पर तो आपको पता चल गया, अब आपको केल्विन पर बताना है। तो केल्विन पर इसका करेक्ट आंसर होगा 277 केल्विन, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, फिर से हमें सम्मिलित करने पूछा जा रहा है। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, व्यापम या तो सम्मिलित करने पूछेगा, या तो कूट में क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपको सीक्वेंस में जमाने को कहेगा। तो यहाँ पे सम्मिलित करने बोल रहा है, ठीक है। जूल, जूल किसकी इकाई है। जूल आप सभी को पता है कि कार्य की इकाई है, ठीक है। यानी कि पहला का क्या हो जाएगा, पहला का आप देखेंगे तीसरा हो जाएगा। जूल किसकी इकाई है, ए का 3 हो जाएगा। जूल कार्य की इकाई है। एम्पियर की बात करूं तो एम्पियर किसकी इकाई है, तो एम्पियर आपको देखने को मिल जाएगा धारा की इकाई, ठीक है। यानी कि बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एम्पियर धारा से मिला लेंगे। वाट किसकी इकाई है, सामर्थ्य को ही शक्ति बोलते हैं, तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। किलो वाट किसका है, तो सॉरी वोल्ट जो है वो विभवांतर की इकाई है, इसलिए जो डी है वो
4 हो जाएगा और बचा ए का क्या हो जाएगा 5। कैलोरी जो है वो ऊष्मा की इकाई है। ठीक है, इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़े। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। जूल का मात्रक क्या है? जूल का मात्रक, जूल किसका मात्रक है? तो कार्य का मात्रक है जूल। ठीक है, उसके बाद मैंने एम्पियर बताई, एम्पियर किसका मात्रक है? तो धारा का मात्रक है। ठीक है, उसके बाद वाट मैंने बताया, वाट किसका इकाई है? तो शक्ति को ही सामर्थ्य बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया वोल्ट और वह आप मिला लेंगे, वोल्ट जो है विभवांतर की इकाई है। ठीक है, विभवांतर। कैलोरी जो है वो ऊष्मा की इकाई है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैं चीज़ें जो रिपीट करा रहा हूँ आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं रिपीट करा देता हूँ। आप ध्यान से समझेंगे चीज़ों को, और कहीं पे भी आपका डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, मैं आपकी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसमें हम आज के वीडियो में हम 53 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि ऊष्मा और ताप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से वो मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। इसके बाद में जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम इसके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं जो हमारे प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में दिया गया है, उस टॉपिक से जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं उसको हम 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको सिलेबस बताया कि कुछ टॉपिक जो हैं वो बचे हैं। जैसे फिजिक्स में 2 टॉपिक, केमिस्ट्री में 3 टॉपिक, बायोलॉजी में एक ही टॉपिक जिसमें पोषण, परिवहन, उत्सर्जन एक ही वीडियो में मैं ले आऊँगा। तीनों टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर छत्तीसगढ़ का वो उद्योग वाला बचा है, और छत्तीसगढ़ का इतिहास हमारा बचा है, जलवायु वगैरह भी है, वो हमारा 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको इन सभी का पीडीएफ भी आपको फ्री में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको सभी चीज़ों का पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए कोई भी चार्जेस आपको देनी नहीं पड़ेगी। तो आप इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट करना, आपके लाइक करना, आपके जो सब्सक्राइब करने से मुझे और मोटिवेट मिलता है, मैं और बेहतर तरह से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ये सभी चीज़ें आपको करनी है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, जैसे इस वीडियो का सभी को लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ये पूछा जा रहा है, ऊष्मा की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपको पता होगा सेंटीग्रेड जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। बाकी कैलोरी जो है, ठीक है, कैलोरी, अर्ग और जूल जो है वो ऊष्मा की इकाई है। जूल जो है वो कार्य की भी इकाई है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, कार्य के साथ साथ ऊर्जा की भी इकाई है, ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मा का भी इकाई है। ये जूल जो है वो ऊष्मा का भी इकाई है। ठीक है, सेंटीग्रेड जो है वो ऊष्मा का इकाई नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। संवहन किसमें होता है? तो संवहन जो है वो आपको देखने को मिलेगा गैस और द्रव में। ठीक है, गैस और द्रव में संवहन होता है। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर से कथन कारण वाला प्रश्न आपको देखने को मिल गया। ठीक है, तो कथन क्या दिया गया है? तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। कारण दिया गया है, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। कौन सा कथन सही है? क्या कारण इसकी सही व्याख्या करता है? तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कथन जो है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन जो कारण है वो गलत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, जो कथन दिया गया है वो गलत है। ठीक है, कथन जो है वो गलत है, लेकिन कारण जो है वो सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, आगे हम बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, वही क्वेश्चन है। आपको पता होगा जो वाट है वो किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। मैंने आपको ट्रिक में भी बताया था, जिसके पास शक्ति होगा वो दूसरों की वाट लगा देगा। ये बस ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। ठीक है, एग्जाम तक आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हम जो चीज़ें हैं वो उसको भूलने लगते हैं, इसलिए मैं छोटा सा ट्रिक आपके लिए बनाया हूँ कि
आपने बचपन में एक एपिसोड देखा होगा, शक्तिमान हमने सभी ने देखा है। तो शक्तिमान के पास कितना क्या है, बहुत शक्ति, और वो क्या करता है, दुश्मनों की वाट लगा देता है। इस टाइप से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे भी आप रिलेट करना चाहें अपने से देख लीजिए, रिलेट कर लीजिए। आपको बस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है, सिलेक्शन लेना है, तो सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो वाट है वो शक्ति की इकाई है, इसलिए ये उष्मा की इकाई नहीं हो सकती। बाकी कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल, ये सभी उष्मा की इकाई है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जो है वो जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है? प्रेशर कुकर में जो खाना है वो जल्दी पकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप एसएससी के एग्जाम में जाएं तो एसएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण क्या है? तो प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, यह इसका सही कारण है। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थर्मस बॉटल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। आपके पास सभी के पास थर्मस बॉटल होगा, उसमें आप जैसे ठंडा पानी रखे तो वो ठंडा रहेगा, गर्म पानी रखे तो वो गर्म रहता है, ठीक है। अब उसमें क्या चीज़ होता है जो ठंडे को ठंडा रखता है, गर्म को गर्म रखता है? क्या चीज़ है? जल्दी से अपना आंसर करेक्ट करेंगे। दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। थर्मस बॉटल पर दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है? जैसे पदार्थ अपने ही ताप पर रहता है कुछ टाइम तक, तो उसमें रजत परत लगाई जाती है। ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। मैंने आप सभी को बता रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्ट की बात करें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस स्केल पर, लेकिन आपको फ़ारेनहाइट, र्यूमर और मैंने आपसे पूछा है केल्विन, इन सभी चीज़ों को आपको ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है। फिर हमें पूछा जा रहा है सुमेलित करने के लिए, ठीक है, सुमेलित करना है। मैंने आपको वाट बताई, वाट किसकी इकाई है? तो शक्ति की इकाई है, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, ए का 4, और ए का 4 हमें कहाँ पे दिया गया है? ए का 4, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, हाँ यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं है, आप देख पाएंगे सी वाला पॉइंट में ए का 4 हमें केवल और केवल ऑप्शन सी में दिख रहा है। ये ट्रिक है, आप अगर एक ही चीज़ को मिला ली, आपको उसके बाद ऑप्शन की ओर बढ़ना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। आपको पहले में देखें, यानी कि ये ए है, ये बी, ये सी और डी इस टाइप से है, ठीक है। तो सभी में ए बी सी डी इस टाइप से है, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका आपको ट्रिक मैं बता देता हूँ, एग्जाम हॉल में टाइम बचाने के लिए आपको पहला मिला लेना है, ठीक है। यानी कि वाट की इकाई क्या है? शक्ति। अब आप ए का, ये ए है, ठीक है, यहाँ पे ए मिलेगा आपको, यहाँ पे ए, यहाँ पे। अब ए का 4 केवल आप सी में देख पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बाकी चीज़ें भी मैं मिला देता हूँ आपके लिए। जैसे शक्ति का मात्रक वाट, नॉट क्या है? तो नॉट समुद्री जहाज की गति है। नॉटिकल मील क्या है? नॉटिकल मील नौ संचालन है। और कैलोरी किसकी इकाई होती है? उष्मा की इकाई होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं। फिर से आपको कथन कारण पूछा जा रहा है, ठीक है। व्यापम द्वारा जो क्वेश्चन अभी लिए जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। आप सभी को दिख रहा होगा कि जो व्यापम जिस टाइप से क्वेश्चन लेकर के आता है, कूट मालक प्रश्न, कथन कारण, इस टाइप से क्वेश्चन जो लेकर के आता है वही मैं सीक्वेंस आपके लिए लेकर के आया हूँ। उस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो वीडियो आपको लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है कि वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आप सभी के लिए एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन जो उसमें हम ताप से रिलेटेड है वो लेकर के आया हूँ, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, आप सभी को पता होगा हमारा बहुत सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो रखा है। आगे बढ़ते हैं हम। नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद उसका कारण दिया गया है। कथन ए में क्या दिया गया है? प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था या हैंडल जिसे बोलते हैं लगा होता है। कारण दिया गया है एबोनाइट मजबूत होता है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे पहला तो है सही, ठीक है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो कथन है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन कारण जो है वो इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शुष्कता
दशा संदर्भित होती है? शुष्कता दशा निम्न आर्द्रता से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े ज़्यादा आरामदेह होते हैं क्योंकि आपके घर में जो बड़े होंगे वो आपको बोलते होंगे कि गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहने या हल्के रंग के कपड़े को पहनना चाहिए। अब उसका कारण क्या है ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी अपना आंसर जो है वो कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट कारण है वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमें गर्मी नहीं लगती है, इसलिए हमें गर्मियों में सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनने के लिए बोला जाता है या फिर हल्के रंग के कपड़े पहनने को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट था। उसके बाद दिया गया है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि क्या है इसका कारण? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है जिससे हमें ठंडक का अनुभव होता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता, हवा का तापमान अगर बढ़ रहा है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण क्षमता क्या हो जाएगी? तो उसके साथ साथ ये भी बढ़ने लगेगी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हवा का तापमान अगर बढ़ेगा तो उसका जो जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करता है उच्चतम तापमान? तो ये आपको निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन पर। ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कथन दिया गया है फिर से ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। कारण दिया गया है ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो इसमें जो कथन दिया गया है वो आपको करेक्ट है, कारण जो दिया गया है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कथन जो है वो सही है लेकिन कारण जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? पानी में अगर हम नमक को मिला दें तो इनमें से क्या परिवर्तन होगा? तो आपको पता होगा क्वथनांक बढ़ जाएगा और जो जमाव बिंदु है वो घट जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि आप ठंड के मौसम में एक ले लेते हैं लोहे का गुटका और एक ले लेते हैं लकड़ी का गुटका। अब इसमें आप ठंड के दिनों में जब सुबह सुबह लोहे और लकड़ी को छुएंगे तो आपको जो लोहा है वो ज़्यादा ठंडा महसूस होगा, ठीक है। तो इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लकड़ी की तुलना में जो लोहा है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है जिसकी वजह से लोहा जो है वो हमें ठंडा महसूस होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पूछा जा रहा है कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होगा, ठीक है। यहाँ पे दोगुना पूछा जा रहा है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? कौन सा ऐसा पॉइंट है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 160 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं। फिर से हमें कथन कारण दिया गया है। कथन एक में दिया गया है जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों को वरीयता देते हैं यानी कि प्राथमिकता देते हैं। किसे? सफ़ेद कपड़ों को जाड़ों में पहनने के लिए वरीयता। दूसरा कारण दिया गया है सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। तो आपको पता होगा हम सफ़ेद कपड़े कब पहनते हैं? गर्मी के दिनों में, ठीक है। तो क्या हम जाड़ों के दिनों में सफ़ेद कपड़ा पहनने के लिए प्रेफर करेंगे? तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। ए भ्रामक है किंतु आर सत्य है, ठीक है। जाड़ों के दिनों में हम गहरे रंग या काले रंग के कपड़े पहनने के लिए हमें प्रेफर करते हैं
ठीक है। सफ़ेद कपड़े हम गर्मियों के दिन में प्रेफर करते हैं क्योंकि सफ़ेद या हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। क्वेश्चन हमें नेक्स्ट दिया गया है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, इसका कारण क्या है। जब हवाएं तेज होती है उस रात्रि में ओस नहीं बनती, इसका कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हवा तेज चल रही है तो वाष्पीकरण की जो दर है वो भी तेज हो जाएगी। फिर से कथन कारण दिया गया है हमें। कथन एक में दिया गया है, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी हो तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कारण दिया गया है, बर्फ एक दुर्बल चालक है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो इसमें से कथन और कारण जो है वो दोनों सही हैं और साथ ही जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पूछा जा रहा है, फिर से कथन कारण दिया गया है हमें, बर्फ का गुटका पेय को ठंडा बना देता है, ठीक है। सॉरी, बर्फ का जो टुकड़ा है वो पेय को क्या बना देता है, ठंडा बना देता है। कारण क्या है, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है हमें कूट के द्वारा। तो इसमें जो कथन और कारण है वो दोनों सही हैं, साथ ही जो कारण है वो कथन के सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। फिर से हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, इसका कारण क्या है। ठंडे देशों में जो पारा है उसके जगह पे अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। तो अल्कोहल का जो द्रवांक निम्नतर होता है यही इसका कारण है। ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा। जब 0 से 4 के बीच में, बस 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ही हम गर्म कर रहे हैं, तब क्या होगा। आयतन क्या पहले बढ़ेगा, घटेगा, या पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, या फिर यथावत रहेगा, क्या होगा। करेक्ट आंसर जो इसका आयतन होगा वो क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पूछा जा रहा है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो ताप का एसआई मात्रक की मैं बात करूँ तो केल्विन होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। केल्विन की बात हो रही है ना कि डिग्री सेल्सियस। केल्विन के कौन से पॉइंट पर जल उबलने लगता है, यानी कि जो पानी है वो उबलने लगता है। तो आप सभी को पता होगा 373 केल्विन, 373 केल्विन पर जल जो है उबलने लगता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। तापमान को कितना कम करना पड़ेगा हमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट था। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम उष्मा चालक कौन सा है। तो सर्वोत्तम उष्मा चालक इनमें से कौन सा है, जो पारद है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमाने दिया जाता है तो बोतल फूट जाती है, क्योंकि आप सभी ने कभी ना कभी फ्रीजर में पानी का बोतल रखा होगा। पानी बोतल जो है उसमें पूरा पैक पानी भर लीजिए, अब उसे फ्रीजर में रख दीजिए। अगले दिन आप पाएंगे कि बोतल जो है वो पीछे से फूट चुका होगा। अब इसका कारण क्या है, आप सभी ने कभी ना कभी ऐसे नोटिस किया होगा, कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन को फेस किया होगा। जब हम फ्रीजर में एक पानी की बोतल रखते हैं जिसमें पानी पूरा पैक हो, अब उसको हम जब जमाने के लिए रखें, ठीक है, फ्रीजर में रखें, तो अगले दिन वो क्या हो जाता है, फूट जाता है बोतल, ठीक है। तो इसका कारण क्या है। अब हमेशा की तरह इसका आंसर जो है वो कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा ही, तब तक इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करना है कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए वीडियो यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।